नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का प्रमुख विषय है कि देश की बदहाली के लिए, प्रदेशों की बदहाली के लिए विश्व गुरु और सोने की चिड़िया रही भारत की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। आज देश ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है, भले ही तमाम विकास की डींगें हाँकी जा रही हो, पे स्थिति ये है आम आदमी से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और न्याय शासन निरंतर दूर होता जा रहा है, उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आज जो विद्यालय बने हुए हैं उनमें अपने बच्चों को प्रवेश लेने के लिए माँ बाप को दिन में तारे देखने पड़ते हैं। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाता है, एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को सही चिकित्सा नहीं दे पाता है। वहीं अवसरों की समानता की बात जो संविधान में लिखी हुई है, गरीब माँ बाप के बच्चे देश की अधिकांश सेवा योजनाओं से दूर है। न्याय की बात तो क्या करें, न्याय इतना महंगा है और इतना घुमावदार है कि आम आदमी न्यायालय में रुक करने से अच्छा परमात्मा के भरोसे छोड़ देता है। शासन प्रशासन में आम आदमी की सुनवाई ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि देश की लोकशाही किसके लिए, देश की आज़ादी किसके लिए। वीर भगत सिंह और सुभाष नेताजी से लेकर तमाम हुतात्माओं ने जो अपना सर्वस्व निछावर किया था, वो किसके लिए अपनी आज़ादी थी, अपना बलिदान दिया था। देश के लाखों सपूतों ने, जिनकी कहीं भी गिनती नहीं होती है, उन्होंने देश के स्वाभिमान और गुलामी के कलंक से मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर करा था। यदि सुनने में आता है कि कभी सोने की चिड़िया थी, कभी जगत गुरु था ज्ञान विज्ञान में, जब पश्चिमी देश जो हमें लोकशाही का सबक सिखाते हैं, जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा और दीक्षा की बातें करते हैं, वो असभ्य जीवन जी रहे थे, जंगली और असामाजिक जीवन जी रहे थे, तमाम प्रकार की अमानवीय कुरीतियों से लिप्त थे। तब उस समय भारत जगत गुरु था। उस समय भारत अपनी सोने की चिड़िया था। 17वीं शताब्दी तक भारत विश्व के तमाम इतने लूट खसोट के बाद भी भारत 1700 ईस्वी तक विश्व की आर्थिकी की 20-25% अपना योगदान देता था। आज स्थिति कैसे बदल गई। तमाम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भी, विश्व की अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भी, विश्व की सामरिक शक्ति बनने के बावजूद भी, विश्व के सबसे ज़्यादा तकनीशियन, चिकित्सक, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री और तमाम बुद्धिजीवी होने के बावजूद भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर क्यों। भले ही भारत के उद्योगपति विश्व के दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाए, परंतु देश की समग्रता की बात आज देश का आम आदमी हाशिए में। और हाशिए के लिए कौन गुनाहगार हैं। हम जब देखते हैं विश्व के तमाम फलक पर, हम उन शासकों की बात नहीं कहते हैं जो वामपंथी
कम्युनिस्ट या सोवियत संघ के या अन्य वामपंथी शासकों की, हम बात करते हैं लोकशाही की, हम अन्य देशों की। हमारी नज़र जाती है कर्नल गद्दाफी की तरफ। लीबिया के शासक थे, छोटा सा प्रांत था। तमाम अय्यासियों के बावजूद कर्नल गद्दाफी ने कभी लीबिया के हक हकूक़ों और हितों और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में देश के आम नागरिकों को, जो देश पे कर्जा था, उसे कर्ज मुक्त देश बनाया। उन्होंने देश की संपदा पे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बंदरबांट न होने दी, इसलिए वो अमेरिका की आंखों के किरकिरी बनी हुई थी। उन्होंने आतंकियों को लीबिया में पांव जमाने की ज़रूरत नहीं दी, इसीलिए वहाँ पे तमाम इस प्रकार के लोग खड़े हो गए जो अमेरिका के साथ मिलकर लीबिया का पतन किया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी के उस शासन को उखाड़ फेंका जिसके तहत लीबिया के हर आम नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा, चाहे वो देश में ले या विदेश में ले, उसे सरकारी तौर पे मिलती थी। जो भी जागरूक सरकारें होती हैं उनका एक दायित्व तो होता है, वो समझ लेता है कि नागरिक को शिक्षित बनाना, उसका देश की रीढ़ मजबूत बनाना है, नागरिक को स्वस्थ बनाना, देश को स्वस्थ बनाना है। इसलिए देश की सरकारें जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं, जो देश के भविष्य का निर्माण करना चाहती हैं, जो देश को मजबूत बनाना चाहती हैं, वो कभी भी शिक्षा और चिकित्सा और न्याय और सुरक्षा को निजी क्षेत्र के हवाले नहीं करती है। वो अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ती है। तो यही कारण रहा कर्नल गद्दाफी ने शिक्षा, चिकित्सा से देश के नागरिकों को मजबूत किया। यही नहीं, देश के व्यावसायिक संसाधनों के लाभांश का भी जो अंश आता था वो प्रत्येक नागरिक के खाते में जाता था। यही नहीं, बच्चे का जन्म लेते समय माता के अकाउंट में भी, उसके खाते में सरकार की तरफ से एक धरोहर राशि दी जाती थी जो बच्चे के भविष्य, खुशहाल भविष्य के निर्माण के लिए काम आती। भारत इतना आज़ादी के बाद आज हम इस चौराहे पर खड़े हैं कि हमारा देश चारों तरफ से भारत विरोधी ताकतों से घिरा हुआ है। भारत को तबाह करने के लिए आस्तीन के सामने यहाँ घुसपैठ से लेकर इसको मिटिया मेट कराने के चक्कर में विभाजन की त्रासदी 1947 में अंग्रेजों द्वारा जिन्ना के सह पर देश को धार्मिक आधार पर बंटवारा किया गया। पर उसके बाद आज भी देश में इस प्रकार की ताकतें सर उठा रही हैं, उसी प्रकार का माहौल बना रही है। इसका कारण, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, देश की वो सरकारें रही जिन्होंने इस प्रकार की त्रासदी भविष्य में न हो, देश का विभाजन भविष्य में न हो, जिसमें 20 लाख भारतीयों का कत्लेआम हुआ था 1947 में, इस प्रकार की त्रासदी न हो, उसका समुचित प्रबंध नहीं किया था। उसी प्रकार की ताकतों को फिर सर उठाने दिया अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए, अपने परिवारवाद के लिए यहाँ पे अंध तुष्टिकरण करने का कृत्य किया, जिसके कारण आज समस्याएं दिन प्रतिदिन विकराल बनी हुई है। आज हम इस बात पे आते हैं, अभी हम उत्तराखंड में देखें, हमने कितने संघर्षों के साथ 6 साल का लंबा हमने अखंड धरना जंतर मंतर पे दिया था। हमने कितनी बार पुलिस और प्रशासन और राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा बसपा के असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ हुई थी। हमें किस प्रकार से इस आंदोलन के लोगों को बचाए रखा था। हमारे साथियों ने कई इस संघर्ष के इस सफर में खुद का बलिदान देने, परंतु आज हम देखते हैं उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन किस प्रकार से बदहाली का है। वहाँ की सारे तंत्र
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर आम जनमानस को पथभ्रष्ट कर दिया गया। उसको कौन, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किन तत्वों ने किया। आज देखते हैं जो उत्तराखंड कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत कस के लिए विश्व में जाना जाता था, भारत की आन मान शान के लिए समर्पित था, वो आज वहाँ भ्रष्टाचारियों के, राष्ट्र के संसाधनों की मंदिर बांट करने वाले के, देश के सेवक बन के अपने परिवारवाद और अपने प्यादों को तुष्टिकरण करने वाले लोगों की, प्रदेश की संसाधनों को लूटने और लुटाने वालों की जमघट बनी हुई है। आज यही हाल देश में बन रहा है। देश का आम आदमी परेशान है। आखिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कैसे देश की वो कि जहाँ राम राज्य का सपना देखा था गांधी जी ने, जहाँ देखा था सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने, ये तमाम जो महापुरुष थे, ये केवल इसलिए संघर्ष में नहीं आए कि देश की बंदरबाट ये लोग तमाम करेंगे, ये इसलिए संघर्ष में आए भारत फिर जगत गुरु बने, विश्व का कल्याण का हो, जो हमारा संस्कृति का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके कल्याण में औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये भारतीय संस्कृति का है। जड़ चेतन के कल्याण के लिए, सबके प्राणी मात्र के से ले स्थावर जवल थर अचर सबके कल्याण की बात करता है। संसार में एकमात्र ऐसी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जो जिसका संकल्प ही सबके कल्याण के लिए होता है। वो केवल अपने पंथ के लिए नहीं, अपने विश्व मत को मानने वालों के कल्याण के लिए। वो नहीं कहता है कि हमारे मत को नहीं मानने वाले संसार में रहने के योग्य नहीं है। वो कहता है कि सब असतो मां सद्गमय, सब मुक्ति पाए इस अज्ञानता के अंधकार से, असतो मां सद्गमय। उसके लिए चाहे कितना भी बुरा हो, सबके कल्याण के लिए रत रहने वाला। तो आखिर ये कैसे, ये शिक्षा कहाँ पे भूल हुई हमारे देश? हमारे देश के इस प्रकार के कौन से तत्व हैं जिन्हों के कारण आज देश बदहाली के गर्त में गिरा हुआ है? ये तमाम शिक्षा, ऐसे नहीं कि भारत में शिक्षालय नहीं है, ऐसे नहीं कि भारत में चिकित्सालय नहीं है, ऐसे नहीं कि भारत में यांत्रिकी नहीं है, चिकित्सक नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि भारत में चिंतक और बुद्धिजीवी और धार्मिक ध्वजवाहक नहीं है। भारत में रणबांकुरे भी हैं, भारत में बहुत प्रतिभाओं का लोहा भी है। आज पूरे संसार के अमेरिका में जितने भी बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, उनके शिखर पुरुष पर भारतीय ही उनके झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आज नासा से लेकर तमाम चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का परचम फहरा। कि क्या कारण है कि भारत में इस प्रकार का माहौल नहीं बन पाया? माहौल नहीं बनने के कारण मुख्य ये है, देश में जिस प्रकार की लोकशाही की कल्पना की थी, वो लोकशाही का नहीं, यहाँ पे लूटशाही की व्यवस्था स्थापित की गई। यहाँ पे संकीर्ण परिवारवाद तो सारा वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम परिवार सबके कल्याण की बात करते हैं। परिवार भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है विश्व को, जो यूरोप से लेकर तमाम देश परिवार की को क्या महत्व नहीं समझते, परंतु अंध तुष्टिकरण के न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म, ये हमारे विधान में खुद को समर्पित करके दधीची की तरह जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करने का काम करना था। पर लेकिन क्या करें, आज सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि संसार में ये तमाम स्थितियाँ हैं, जब भारतीय देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ, जब अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त 1947 हुआ, तो भारतीयों ने अपनी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था, जिस व्यवस्था से, जिस संस्कृति से भारत कभी विश्व गुरु था, जो भारत कभी ज्ञान विज्ञान में संसार के आलोकित करने का काम करता था, उस पथ को छोड़कर देश को कैसे
सदा अंग्रेजों का गुलाम बनाया जाए, उस पथ का अनुसरण किया, उस मैकाले के पथ का अनुसरण किया। उस इंग्लिश एजुकेशन से हमने यहाँ अपने नौनिहालों को, लाखों करोड़ों नौनिहालों को हर साल हम शिक्षित दीक्षित करके भारत की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। इसी के कारण आज भारत के विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, जहाँ हमारे भारत के शिखर जो यहाँ की एक मेधा निकलती है, IAS PCS से लेकर चिकित्सक, यांत्रिकी से लेकर, वो देश की सेवा के बजाय अपने उदर पूर्ति के लिए लगे हैं। यही मैकाले की शिक्षा ही है, यही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है। अंग्रेजों ने पूरे संसार को लूट खसोट कर केवल किसी का विकास किया तो इंग्लैंड का विकास किया और अपने प्यादों का विकास किया। यहाँ पे तमाम जितने भी सर अधिकांश बने हुए हैं, उनको अपने भारत विरोधी और गद्दारों को बड़े बड़ी उपाधियाँ दी गई, संपत्तियों से नवाजा गया, तमाम प्रकार के उन्हें वो बनाया गया। तो इसलिए ये हम ये कहते हैं, आज देश में जो बदलाव, जब भारतीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन होता, तो आज MBBS करने वाले ये चिकित्सक भारत की दूरस्थ गांवों और जनपदों से मुंह नहीं मोड़ते, ये सेवा भाव से आते। चिकित्सा भाव कहीं नहीं रह गया, केवल लूट खसोट करा है। शिक्षकों का शिक्षा दान का नहीं रह गया, केवल किस ढंग से धनार्जन किया जाए, केवल वो देश के महत्वपूर्ण शहरों में रहना चाहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा देने का कार्य नहीं करते। कोई मजबूरी में करे तो करे, नहीं तो अधिकांश की मनोवृत्ति है, चंद लोग हो सकता है कि सेवा भाव से हों, चिकित्सा भाव से हों, पर अधिकांश करोड़ों रुपये खर्च करके जब लोग चिकित्सक बनेंगे तो कैसे उस करोड़ों रुपये को वसूल किए बिना चिकित्सा आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है देश के 1980 के बाद अधिकांश सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, गांवों में चिकित्सकों से विहीन हो गए हैं चिकित्सालय। लोग दर गांव उजड़ गए, हजारों गांव उजड़ गए, लाखों दूरस्थ क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, उत्तराखंड के जैसे सीमांत प्रदेश में घर में ताले लग गए, पलायन कर गए, क्योंकि न चिकित्सा मिलनी, न शिक्षा मिलनी, न शासन मिलना, न रोजगार मिलना। रोजगार पे जितनी क्षमताएं थी, अब तो जब सरकार का बड़ा आश्चर्य होता है, जो सरकारें देश की सुरक्षा को, देश के लिए मर मिटने वालों को भी के देने वाले वेतन को और उनकी पेंशन को भार समझने बैठे, वो देश की रक्षा क्या करेंगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। संसार में जो भी साम्राज्य रहे केवल ताकत के बल पे रहे, कायरों का कभी साम्राज्य नहीं बचता है। दया के नाम पे तिब्बतियों को भगा दिया गया चीन द्वारा, इसलिए जो शक्ति संपन्न होता है वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, उसी का जयगान होता है, इंग्लैंड हो। तो भारत अगर मजबूत बनना है, अपनी सेना को मजबूत बनाना पड़ेगा। कैसे हम देश में इस प्रकार के भारत विरोधी तत्वों को, जो लाखों करोड़ों की संख्या में इस देश में घुसे हुए हैं, जो इस देश को बर्बाद करने में, इस देश का राष्ट्रांतरण करने में लगे हुए हैं, जो स्लीपर सेल बनकर ये पाकिस्तान और चीन के लिए काम करने के लिए तैयार है, उनका मुंह तोड़ कैसे जवाब दोगे? भाषणों से नहीं, सत्य के बल से विषधरों को कुचला जाता है। अन्याय जो राष्ट्र की इस व्यवस्था को जमी दोज कर देंगे, उनको कैसे ममता, उनको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए देश का और मानवता का और प्रदेश का दुश्मन कौन है? इस देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीतिक दल, जो जातिवाद का घिंगोना कुचक्र चलाकर चाहे टिकट देने वालों में, चाहे पदों पे आसीन करने पे जाति का कार्ड खेलते हैं। ये देश के नागरिक को भारतीय नागरिक नहीं बना पाए। ये 75 साल में देश को एक भारतीय नागरिक नहीं बना पाए। देश का नागरिक को जाति में बांट दिया, क्षेत्र में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। भारतीय कौन है?
भारतीय क्यों और भारतीय कैसे? जो सबके कल्याण में सम्मिलित हो वो भारतीय। जो किसी भी धर्म मजहब को माने वो अलग चीज़ है, पर लेकिन इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। उस भारतीय के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय सब होना चाहिए था। एक देश में एक विधान, एक निशान होना चाहिए था। पर कौन है? जीवों पे दया होनी चाहिए थी, पर यहाँ क्या हो रहा है? हिंसकों को संरक्षण और जो लाभकारी चीज़ें हैं उनको कत्लेआम के लिए कसाई खाने खोले जा रहे हैं। तो ये जातिवाद का जहर। गरीब लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय सबको मिलना चाहिए, नहीं तो इस देश को किस प्रकार? अगर देश का नागरिक शिक्षा से वंचित रहे, चिकित्सा से वंचित रहे, न्याय से वंचित रहे, अवसरों से वंचित रहे, सम्मान से वंचित रहे, शासन से वंचित रहे, तो उस देश में शांति नहीं हो सकती, वो देश कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए देश को अगर मजबूत बनाना है, देश को अगर वो करना है, तो देश के ऐसे शासक आने चाहिए जो जातिवाद के मोहरे न हो, जो क्षेत्रवाद के मोहरे न हो, जो परिवारवाद के मोहरे न हो, जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाए, जो सम्मान करे, पद लोलूप न हो। केवल पद पे बैठने के लिए आपको नेता बनना है, आपने समाज सेवा कहीं कहीं नहीं, आपने भ्रष्टाचारियों की जगह केवल राजनीति और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में नहीं होनी चाहिए थी, इनकी जगह केवल जेल में होनी चाहिए थी। इनको भारत में पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए था। आतंकवादी हो, चाहे जातिवादी हो, चाहे क्षेत्रवादी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे परिवारवादी हो, हमारे परिवार के अलावा किसी का परिवार का न रहे, ऐसे तत्वों पर भी कड़ा अंकुश लगाना चाहिए। इन तत्वों को भारत की एकता, अखंडता और उसके शासन से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसलिए हमारा ये मानना है, भ्रष्टाचार करने वाले, देश में अवसरों को जमी दोज करने वाले, आज बच्चे बेरोजगारी में भटक रहे हैं। आखिर रोजगार कौन देगा उन्हें? रोजगार को भी सरकार बनिया नहीं बनती है। सरकार लाभ के लिए नहीं होती है, जन कल्याण के लिए होती है, सामाजिक न्याय के लिए होती है। ये उनको रोजगार देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, वो सामाजिक न्याय है, ये भार नहीं है। सारे पदों को समाप्त कर दिया, उनका जवाबदेही नहीं है। न्यायालयों में करोड़ों केस पड़े हुए हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। आखिर जवाबदेही किसी की? किसी परिवार विशेष के ही सारे न्यायालयों में भरेंगे, या ये इन्हीं के? इनमें भी एक सही ढंग से चयन होना चाहिए। इस प्रकार से केवल जाति विशेष के नहीं, क्षेत्र विशेष के नहीं, अभी तो भारतीय नागरिक बनकर इस राष्ट्र को मजबूत करेंगे, तभी आगे बनेंगे। इसलिए आप यहाँ की प्राथमिक शिक्षा की किताबों में जो भारतीय भाषा में जिस प्रांत का जो बच्चा हो उस प्रांत की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उसे रोजगार मिलना चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि देश का दुश्मन कौन है, हम कौन हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम जीव हैं। हम भारतीय क्या है? सर्वभूत हिते रहता, सबके कल्याण में, सब में परमात्मा बसता है, सबके कल्याण में, सबके कल्याण के लिए। तो भारतीय न बनाकर जाति विशेष का बना दिया, क्षेत्र विशेष का बना दिया, प्रांत विशेष का बना दिया, ये गलत है। इसलिए प्रतिभाओं का चयन होना चाहिए, प्रतिभा के आधार पे अवसर सबको मिलना चाहिए, रोजगार, उद्यमशीलता होनी चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग को बढ़ावा देना है, कुटीर उद्योग को। आज तो ये सारा चल रहा है, भारत के कल कारखाने ही नहीं, विश्व के अधिकांश कल कारखाने चीन ने इस प्रकार से नेताओं को, नौकरशाहों को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में लेकर ख़त्म कर दिया। आज स्वदेशी के नाम पे जो काम हो रहा है वो चीन से आयातित चीज़ों का हो रहा है। अभी झंडा फहराया गया जो, उसमें भी भारत के नहीं चीन से कितना आया ये बताने की बात है। यहाँ के बड़े बड़े कार्यालयों में जो फर्नीचर लगे हैं वो कहाँ से लगे हैं? ये तमाम चीज़ें
आज चीन ने पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को अपने मुट्ठी पे कर दिया है। देश के तमाम भ्रष्ट तंत्रों में मीडिया से लेकर तमाम वो अपने भ्रष्ट लोगों को भेज दिया है, और जो इस सारे संसार के तंत्र को, भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्ट बना के चीन के हित में काम करेगा। इस प्रकार के तंत्र बने। अब देश को कैसे बचाया जाए? देश को बचाया जाएगा देश के शिक्षा नीति से, भारतीय शिक्षा नीति से, जो आज 75 साल से लागू नहीं हुई। तो इसलिए आज भारत अगर महान बनेगा तो इस प्रकार से ये नहीं कि इतना ये कर दो वो कर दो। जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, उनको अवसर मिले, परंतु प्रतिभाओं का भी सम्मान होना जरूरी है। सबको शिक्षा एक स्कूल में, ये नहीं है कि राजा हो या रंग, सबके बच्चों को समान और एक अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। ये दुकानों में शिक्षा देने से शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, चिकित्सा बर्बाद हो गई है, न्याय लोगों को मिलता नहीं है, रोजगार से वंचित हो गए। तो देश का केवल झंडा लहराने से देश नहीं बनता है। देश भावनात्मक रूप से उसके संस्कारों में देखकर आगे बढ़ता है। देश के दुश्मन हैं वो जो अपने आप को केवल क्षेत्र विशेष का समझते हैं, दूसरे क्षेत्रों से घृणा करते हैं। देश के दुश्मन हैं वो मानवता के दुश्मन हैं, ईश्वर के दुश्मन हैं, भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं, जो अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरों को हेय समझते हैं। वही सबसे बड़े दुश्मन इस देश के हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार, परिवारवाद और दलवाद को बढ़ते हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो देश के हित में काम नहीं करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो उनके घोषणा पत्र में हैं, अगर उन घोषणा पत्र के अनुरूप अपनी घोषणाओं पर जितने प्रतिशत अमल नहीं करते हैं, उतने प्रतिशत उन पर रोक अगले चुनाव में न लड़ पाई। इसलिए चुनावों में इस प्रकार का करोड़ों रुपये का पानी की तरफ बहाने का, शराब और इत्यादि का अंकुश लगना चाहिए था, पर अंकुश लगाएगा कौन? इस देश को पहले लोकतंत्र का पाठ सीखना है। उसके लिए कम से कम 25 या 50 साल तक इस देश को निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय सरकार की ज़रूरत है, जो सरकार चुनावी चोचलेबाजी से ऊपर के राष्ट्र निर्माण के काम कर सके। आज मैं देखता हूँ, सौभाग्य है सोवियत संघ का, रूस का, जो सोवियत संघ के बिखराव के बाद आज अपने को मजबूत बना पाया पुतिन जैसे नेतृत्व में। चीन में आज जिनपिंग का नेतृत्व है। अमेरिका में इतना तंत्र मजबूत है, राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च दर्जा देता है। इजराइल में उन्होंने 2500 साल की दमन सहा है, वो अपने वजूद को बचाने में लगे हैं। तो इसलिए भारत में इस प्रकार से मजबूत एक राष्ट्रीय तंत्र चाहिए, जो राष्ट्र को कोई रहे न रहे, कोई भी सरकार आए, जिन दलों का भूमिका भारत के विभाजन में रही, उन दलों पे, उस मनोवृत्ति पे भारत में प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ तो इनकी पहली कक्षा में ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 5वीं कक्षा तक। देश के दुश्मन कौन? जो जातिवाद फैलाते हैं, जो क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जो परिवारवाद फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो कुशासक हैं, जो केवल पदलोलुप हैं, जो दिशा नहीं है देश की, वो केवल पदों पे आसीन होने के लिए देश में बंदर बांट करते हैं, वो सब हैं। अगर हमारे देश के लिए अगर मजबूत नेतृत्व मिल जाए, जिसके दृष्टि में राष्ट्र प्रथम हो, तो ये देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। देश में फिर मजबूत देश बनाने के लिए ये अग्निवीरों की नहीं, देश के लिए समर्पित जांबाज सेना की ज़रूरत है। इसलिए हमारा आह्वान है, देश को मजबूत सरकार बनाने के लिए ये इस प्रकार के भाई भतीजेवाद पर अंकुश लगना चाहिए। भ्रष्टाचारी किसी भी दल का हो, उसको दंड देने के लिए हिम्मत सरकारों में होनी चाहिए। न्यायपालिका हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, उसमें घुसे हुए तमाम आस्तीन के सांपों की संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। चीन की तरह
अमेरिका की तरह त्वरित न्याय प्रणाली से इन भ्रष्टाचारियों पे, राष्ट्रद्रोहियों पे अंकुश लगना चाहिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।